वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स के इस अंक में आज के यानी टुडे करंट अफेयर्स में आज के इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर्स को देखते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें पहला 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी समेत यूपी के 3 शहर बनेंगे निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र। इसको विस्तार से देखते हैं। इसमें दिया है वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2030 तक निर्यात को 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक जो है निर्यात को 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रोत्साहन की जगह छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इससे भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। यानी भारतीय रुपया जो है इसको वैश्विक मुद्रा जैसे डॉलर के जैसा बनाने और ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। शुक्रवार को घोषित यानी 31 मार्च 2023 को घोषित बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में लक्ष्य तय किया गया है। यानी यह जो है नई विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं, नई नीति में यूपी के 3 शहरों समेत कुल 4 शहरों में निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र यानी TEE बनाए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई नीति की घोषणा करते हुए बताया कि 1 अप्रैल यानी शनिवार से लागू हो जाएगी। इसमें न सिर्फ चीन को झटका लगेगा बल्कि दुनिया भर में मेक इन इंडिया का डंका बजेगा। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी ने कहा कि वैश्विक हालात और जरूरत को देखते हुए समय समय पर नीति को अपडेट किया जाएगा। इसमें और देखते हैं तो यह नई विदेश व्यापार नीति 765 अरब डॉलर के निर्यात की उम्मीद 2022-23 में 776 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था 2021-22 में। यानी नोटेड पॉइंट है कि 2022-23 में इतना की उम्मीद 765 अरब डॉलर की उम्मीद है और 21-22 में 776 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। दुनिया में बजेगा मेक इन इंडिया का डंका, चीन को लगेगा झटका। इसमें देखते हैं सब्सिडी पर निर्भरता खत्म करें। वाणिज्य सचिव सुनील बंडवाल ने जोर दिया कि भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, सब्सिडी पर निर्भरता खत्म करनी होगी। और इसमें देखते हैं तो FTP से इन मोर्चों पर मिलेगी मदद। FTP का मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो अभी नई विदेश व्यापार नीति घोषित की गई है उसके तहत इन 4 मोर्चों पर मदद मिलेगी। तो ये 4 मोर्चे देखते हैं क्या है। पहला प्रोत्साहन से छूट आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ना। दूसरा है निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग को बढ़ाना। लेन देन की लागत में कमी लाने में मिलेगी मदद और देश में अधिक से अधिक निर्यात हब विकसित करना। कहने का आशय हुआ कि नई विदेश व्यापार नीति 2023 से ये जो प्रासंगिक 4 मुद्दे हैं इस पर इन मोर्चों पर मिलेगी मदद। और इसके बाद देखते हैं निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे ये शहर यानी जो आपका TEE यानी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंतर्गत जो यूपी के 4 शहर चुने गए हैं ये निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे या टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनेंगे। तो ये देखते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी PT एग्जाम्स है लोक सेवा आयोग की उसमें भी और मुख्य परीक्षा के नए सिलेबस के अंतर्गत जो नया सिलेबस 5वां 6वां जारी किया गया जो यूपी स्पेशल संबंधित है उसके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण है। तो निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे शहर। इस शहर को देखते हैं। इसमें शहर है, क्षेत्र है। पहला शहर मुरादाबाद है, यह हैंडीक्राफ्ट के लिए यानी हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के लिए। मिर्जापुर जो है कालीन व दरी क्षेत्र के लिए। वाराणसी जो है हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के लिए। फरीदाबाद जो है परिधान के लिए। और इसमें है ये शहर पहले से मौजूद 39 39 TEE से अलग हैं। यानी जो पहले से मौजूद टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के जो शहर हैं 39 उससे एक अलग 4 शहर हैं उत्तर प्रदेश के। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पर यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो है मुरादाबाद शहर के लिए जो है वो धातु शिल्प प्रोडक्ट का चयन किया गया। और इसके बाद मिर्जापुर के लिए कालीन व दरी जो यहाँ प्रासंगिक है इसका चयन किया गया था। और वाराणसी के लिए जो था बनारसी रेशमी साड़ी का चयन किया गया था। और फरीदाबाद जो है यह परिधान के लिए ही इसका 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट से अंतर्गत इन सबों का चयन किया गया था। तो ये प्रासंगिक जो क्षेत्र हैं यह अपने 1 प्रोडक्ट्स 1 डिस्ट्रिक्ट यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसी का यहाँ पर इनको मतलब उत्कृष्ट निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे या फिर इसको जो है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर या करंट अफेयर देखें तो आज से कई बड़े बदलाव आप पर सीधा असर। इसमें है नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2023 यानी शनिवार से आयकर समेत कई जरूरी बदलाव हो रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पड़ेगा। इसमें जो है देखते हैं क्या है। 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो पहला है नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्ति की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। अगर आप रिटर्न भरते समय विकल्प नहीं चुनते हैं तो आप खुद नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे। सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने की वजह से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी वाहन कंपनियां अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतें बढ़ाएंगी। विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को स्रोत पर कर यानी TCS के दायरे में लाया जाएगा। सोने के आभूषणों के लिए 6 अंकों वाली हॉलमार्क विशिष्ट पहचान व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले यानी 1 अप्रैल से लागू होनी थी व्यवस्था। ज्वेलर्स को 3 महीने की राहत मिल गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
1 फरवरी 2023 को आम बजट 2023-24 का पेश किया था। उसमें नई कर व्यवस्था जो लागू की गई थी, उसमें 7 लाख रुपए तक की आयकर पर कोई कर नहीं देना था। तो उसकी जो शुरुआत है यानी नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो गई। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें छोटी बचत पर ब्याज 0.7% तक बढ़ा। तोहफा किसान विकास पत्र अब 120 महीने के बजाय 115 महीने में होगा परिपक्व। किस योजना पर कितना ब्याज यहाँ पर दिया गया है। और 5 साल की एफडी पर 0.5% अधिक ब्याज, 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8 की जगह 6.2% ब्याज मिलेगा। तो यह जानकारी दी गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है आर्थिक संबंधी या इकोनॉमी संबंधी है। कपास का निर्यात इसमें दिया है वित्त वर्ष 2022 में भारत से कपास का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश को हुआ। यानी भारत का जो पड़ोसी देश है, जो स्थलीय सीमा है या सर्वाधिक स्थलीय सीमा के रूप में जो घिरा हुआ देश है भारत को, और बांग्लादेश है। तो जो यह है भारत से कपास का जो सर्वाधिक निर्यात किया गया 2022 में, वह बांग्लादेश को हुआ 62%। इसके बाद चीन को 17%, इसके बाद वियतनाम को 11%, इंडोनेशिया को 5%, अन्य देशों को 5%। यानी टॉप 5 कंट्री है जहां भारत ने 2022 में सर्वाधिक कपास का निर्यात किया, जिसमें शीर्ष स्थान पर बांग्लादेश है जो 62% अकेले इसके पास हिस्सा है। ये आंकड़े मूल्य प्रतिशत के रूप में वाणिज्य मंत्रालय के स्रोत से लिया गया है। कपास के बारे में कुछ और देखते हैं। तो भारत में कपास का जो आर्थिक महत्व है, भारत में लगभग 40 मिलियन से 50 मिलियन लोग कपास प्रसंस्करण और व्यापार में कार्यरत हैं। कपास भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी दोनों तरह से कृषि और औद्योगिक यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, दोनों में ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जानते हैं कि यहाँ 3 क्षेत्र जो होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक है, और तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है वह सेवा क्षेत्र आता है। तो 2 क्षेत्रों यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो है कपास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में कॉटन फाइबर बुनियादी कच्चा माल है। और इसमें देखें महत्वपूर्ण जानकारी, तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष जो है 2,61,72,678 टन कपास का उत्पादन होता है। भारत प्रतिवर्ष 61,88,000 टन उत्पादन मात्रा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। चीन 61,78,318 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया 987 के साथ 68वें स्थान पर। यानी भारत जो है कपास उत्पादन के क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन पर है। इससे पहले चाइना फर्स्ट पोजीशन पर था। कपास के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो कपास एक नकदी फसल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह खरीफ फसल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मूल स्थान भारत है, भी इंपॉर्टेंट है। यह मालवेसी कुल का सदस्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसार में इसकी 2 किस्में पाई जाती हैं। प्रथम को देसी कपास और दूसरे को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है, इससे सफेद सोना कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस कपास को सफेद सोना कहा जाता है। आगे इसमें देखें तो भारत में सबसे ज्यादा या कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी या रेगुण मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह काली मिट्टी में इसकी पैदावार होती है और सबसे ज्यादा जो होता है वह गुजरात राज्य में होता है और इससे सूती वस्त्र बनते हैं और कपास से मुक्त सेलुलोज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी भी कहते हैं, और जो है यह मिट्टी जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है। और कपास उत्पादन में काली मिट्टी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिक दिनों तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। अर्थात काली मिट्टी में अधिक दिनों तक नमी धारण करने की क्षमता के कारण इसमें कपास उत्पादन में प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। इससे पहले जो कपास उत्पादन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में गुजरात हो गया है। कपास उत्पादन में भारत में कपास का उत्पादन देखें तो शीर्ष 10 राज्य सरकार से पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा। कुछ कपास के बारे में जानकारी देखें तो भारत में कपास उत्पादन 3 सबसे महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलों में से एक है। यानी जो गैर खाद्य फसलें मतलब जो खाने वाली फसलें नहीं है उसमें से एक है कपास। जैसे रबड़ आपका है, जूट है और कपास। यह भारत में 3 सबसे महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलों में से एक है। दुनिया के सभी देशों में भारत में कपास की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कपास की खेती का दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 37% हिस्से पर कपास का प्रोडक्शन होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। इसमें 8 बुनियादी उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि दर 3 माह में सबसे कम। यानी जो 8 बुनियादी उद्योग हैं या प्रमुख 8 कोर उद्योग क्षेत्र हैं, जिसमें पहले स्थान पर आता है कोयला, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। 8 जो हैं भारत में कोर औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इसमें देखते हैं 8 बुनियादी या कोर क्षेत्र बुनियादी उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि दर 3 माह में सबसे कम हुई है इस बार। तो इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये 5.9% रही थी बुनियादी उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर फरवरी 2022 में, यानी साल भर पूर्व, यानी 1 साल पूर्व की जो वृद्धि दर थी 5.9% थी। तो देश में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन फरवरी 2023 में 6% बढ़ गया। हालांकि इसकी वृद्धि दर 3 महीने में सबसे कम है। पिछले साल के समान महीने में 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर 5.9% थी। तो इसमें देखते हैं जो 8 कोर या बुनियादी उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने उसकी चर्चा कर ली। यहाँ पर देखते हैं कोयला है पहला, दूसरा कच्चा तेल है, तीसरा प्राकृतिक गैस है, चौथा रिफाइनरी उत्पाद है, 5वां उर्वरक है, 6वां इस्पात है, 7वां सीमेंट है और 8वां बिजली क्षेत्र है। इसमें और कुछ जानकारी देखें तो इसमें यह है कि 2022-23 के अप्रैल फरवरी के दौरान 7.8% रही। 2021-22 की समान अवधि में इन उद्योगों का उत्पादन वृद्धि दर 11.1% रही थी। इन बुनियादी उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है बुनियादी उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में
40.27% हिस्सेदारी है। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बढ़ने की वजह से उम्मीद है कि आईआईपी के आंकड़े भी बेहतर रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं तो इसमें है चालू खाते का घाटा कम होकर जीडीपी का 2.2%। देश का चालू खाता घाटा 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर यानी तीसरी तिमाही में घटकर 18.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 2.2% रह गया। व्यापार घाटे में कमी से चालू खाता घाटे यानी कैड में गिरावट आई है। यह वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर देश की स्थिति को बताता है। आरबीआई के शुक्रवार ने 30 मार्च 2023 को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू खाता घाटा 2022-23 की दूसरी तिमाही में 30.9 अरब डॉलर था। 30.9 अरब डॉलर था। जीडीपी का 3.7% रहा था। केंद्रीय बैंक ने कहा 2022-23 की दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा 78.3 अरब डॉलर से घटकर 72.7 अरब डॉलर पर आ गया। मजबूत सेवाओं और निजी हस्तांतरण प्राप्तियों से भी समर्थन मिला है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 2.1 अरब डॉलर, यह भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है। दिसंबर तिमाही में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 2.1 अरब डॉलर रह गया है। एक साल पहले की समान अवधि में 4.6 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2022-23 के दिसंबर तिमाही में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 4.6 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 5.8 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी की गई। प्राथमिक आय खाते में शुद्ध खर्च सालाना आधार पर बढ़कर 12.8 अरब डॉलर हो गया। यानी यहाँ पर जो है कैड चालू खाते का जो घाटा दिया गया है, कैड दिया गया है, उसका मतलब होता है चालू खाता बराबर होता है व्यापार शेष प्लस विदेश से निवल घटक आय प्लस विदेश से एक तरफा अंतरण चालू खाता शेष देश के विदेशी व्यापार की प्रकृति के दो प्रमुख उपायों में से एक है। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो चालू खाता किसे कहते हैं? तो दृश्यमान माइनस अदृश्यमान वस्तुओं का अंतर जो होता है चालू खाता होता है। दृश्यमान मीन्स ये दृश्यमान जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है, माइनस व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, यह दृश्यमान होता है। और अदृश्यमान जो होता है अदृश्यमान वस्तुओं जैसे गैर व्यापारिक माल भी कहा जाता है, ये निर्यात आयात को दर्शाता है। ये चालू खाते घाटा होता है। इसको सरल शब्दों में समझें, इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डिफिसिट यानी कैड जो होता तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक होता है। तो यह सिंपल ढंग से समझाने का प्रयास करेगा। वेरी वेरी सिंपल था कि किसी देश द्वारा जो आयात की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं हैं उसको उसमें से उस देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को घटा दिया जाए और वह प्लस आए तो वह चालू खाता घाटा होगा यानी कैड होगा। इस दशा में उस देश की आयात की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य अधिक होगा। आगे देखते हैं तो इसमें राजकोषीय घाटा पूरे साल के 82.8% पर इसमें दिया है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 82.8% तक हो गया। लेखा महानियंत्रक यानी CGA के शुक्रवार यानी 30 मार्च 2023 को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में अप्रैल फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 14.53 लाख करोड़ रुपए रहा। 2021-22 की समान अवधि में पूरे साल के संशोधित अनुमान यानी RE का 82.7% था। सरकार को 2022-23 में घाटा 17.55 लाख करोड़ या जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में शुद्ध कर संग्रह 17,32,193 करोड़ या 83% रहा। इसमें राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट के बारे में देखें तो यह किसी वर्ष विशेष में सरकार द्वारा लिए गए समस्त आंतरिक एवं बाह्य ऋणों का योग ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। अर्थात राजकोषीय घाटा उस राशि को प्रदर्शित करता है जिससे सरकार अपने व्ययों को पूरा करने हेतु ऋण के रूप में लेती है। महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो FTP यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने पर जोर बढ़ेगा। ई कॉमर्स कुरियर सेवाओं के जरिए निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख प्रति खेप से बढ़कर अब 10 लाख रुपए। इसमें देखते हैं विस्तार से तो यह 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है ई कॉमर्स निर्यात 2030 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर जिले में बढ़ेगी निर्यात गतिविधियां। इसमें दिया है नई विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य SCOMET यानी विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी नीति के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित करना। इसमें निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के रूप में जिले पहल के जरिए राज्यों और जिलों के साथ गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत हर जिले में उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना, संस्थागत प्रणाली एवं जिला निर्यात कार्य योजना बनाना आदि शामिल है। इसके बाद आवेदनों का होगा डिजिटलीकरण। नई नीति यानी नई विदेश नीति, नई नीति में विदेश व्यापार नीति संबंधित आवेदनों का डिजिटलीकरण होगा यानी FTP आवेदनों को स्वचालन प्रणाली के जरिए मंजूरी मिलेगी। साथ ही आधुनिक प्राधिकरण से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाकर 1 दिन करने की योजना भी शुरू की गई है। महत्वपूर्ण खबर है। चालू वित्त वर्ष के आखिरी दिन सेंसेक्स 1031 अंक उछला, 3.48 लाख करोड़ रुपए बढ़ी पूंजी। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच विदेशी पूंजी प्रवाह और रिलायंस इंडस्ट्री में खरीदारी से बाजार को मिला समर्थन। और इसमें महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं तो इसमें विदेशी मुद्रा भंडार दूसरे सप्ताह भी बढ़ा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 मार्च को समाप्त हफ्ते में 5.98 अरब डॉलर बढ़कर 578.78 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले के हफ्ते में यह 12.8 अरब डॉलर बढ़कर 572.8 अरब डॉलर पहुंच गया था। 2 हफ्ते में इसमें 18 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ाई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वोच्च स्तर 645 अरब डॉलर पर था। इसके बाद डॉलर की तुलना में रुपये में आ रही लगातार भारी गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया था। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। इसमें टॉपर छात्राओं को बिना प्रवेश परीक्षा के मिलेगा IIT रुड़की में दाखिला। टॉप 50 संस्थानों की टॉपरों को PG PhD में मिलेगा प्रवेश। इसको देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है शिक्षा संबंधित। इसमें है IIT रुड़की
NIRF में शामिल टॉप 50 विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों की टॉपर छात्राओं को बिना प्रवेश परीक्षा ही स्नातक और PhD में दाखिला देगा। इसके लिए गोल्डन गर्ल्स स्कीम लॉन्च की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन गर्ल्स स्कीम लॉन्च की गई है। योजना नए सत्र से जुलाई में लागू होगी। छात्राओं को नियमानुसार फेलोशिप भी मिलेगी। आगे इसमें देखते हैं तो IIT रुड़की ने लड़कियों को शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए ये पहल की है, यानी ये जो है पहल है IIT रुड़की की है। IIT निदेशक प्रोफेसर KK पंत एवं डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अपूर्वा कुमार शर्मा ने बताया कि नए क्षेत्र से गोल्डन गर्ल्स स्कीम लागू की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी ये जो NIRF है इसका पूरा रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग में शामिल देश के टॉप 50 यानी जो टॉप 50 विश्वविद्यालय होंगे या तकनीकी संस्थान होंगे कि UG कोर्सेज के टॉपर छात्राओं को मौका मिलेगा। NIRF रैंकिंग की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये नोटेड पॉइंट है कि इस तरह की जो रैंकिंग है 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इसमें जो होता है ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर शामिल होते हैं। इंडिविजुअल भी होता है और यानी क्षेत्र वाइज होता है, जैसे साइंस के क्षेत्र में कौन टॉपर है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन है, तो यहाँ ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग शामिल किया जाएगा। है इन कोर्सों में मिलेगा दाखिला छात्राओं को MTech, MBA, ह्यूमैनिटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में PhD में प्रवेश का सीधा मौका मिलेगा। इन छात्राओं को गेट, JRF आदि टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे करें आवेदन, छात्राएं संस्थान की वेबसाइट पर जारी होने वाले लिंक पर आवेदन करेंगे। इसके साथ इंटरव्यू और फिर प्रवेश होगा। छात्राओं के लिए सीटों की संख्या की बाध्यता भी रखी गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली द एलिफेंट विस्पर की निर्माता और निर्देशक, यानी दोनों ही नारी शक्ति हैं, महिलाएं हैं। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार यानी 31 मार्च 2023 को ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर की निर्माता कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से साझा की। राष्ट्रपति ने ऑस्कर अवार्ड जीतने पर उन्हें बधाई दी और प्रकृति के साथ सद्भाव एवं संरक्षण की भारत की परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए उनकी प्रशंसा की। तो ये जो निर्माता और निर्देशक हैं इस फिल्म की द एलिफेंट विस्पर्स की, दोनों ही नारी शक्ति या महिलाएं हैं और भारत के राष्ट्रपति भी एक नारी शक्ति या महिला ही हैं। तो इन्होंने मुलाकात की है। कल इन्होंने यानी 31 मार्च 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ पर जो है PM मोदी द एलिफेंट विस्पर्स की निर्माता निर्देशक से मिले। यह 30 मार्च 2023 की खबर है, तो इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार में 30 मार्च 2023 को ऑस्कर विजेता विचित्र द एलिफेंट विस्पर्स की निर्माता निर्देशक यानी वही हैं गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस से मुलाकात की। गोंजाल्विस से मुलाकात की। PM ने ट्वीट कर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा द एलिफेंट विस्पर की सिनेमाई प्रतिभा और सफलता की पूरी दुनिया को ध्यान खींचा है और इसकी खूब तारीफें की जाए। आज इससे जुड़ी शानदार टीम से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने घर पर गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस से मुलाकात की। खबर देखें तो यह खेल संबंधी है। भारत अंडर 17 एशिया कप में जापान के ग्रुप में है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली नोटेड पॉइंट इसमें कि इसमें सेमीफाइनल में जो पहुंचेगी, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले को मिलना है अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप का टिकट, जो कि इस साल पेरू में आयोजित किया जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है इस वर्ष यानी 2023 में जो है इस वर्ष 15 जून से 2 जुलाई तक थाईलैंड में होना है। अंडर 19 एशिया कप ये फुटबॉल का है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।